वो कह रहे हैं कि आप लोग जाति जनगणना से डरते हैं। जाति लालू प्रसाद यादव, हाँ, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो पर्याय हैं जातिगत राजनीति करने के। आप याद करिए 1990 में क्या थी इनकी राजनीति। कह रहे थे भूरा बाल साफ करो, भ से भूमिहार, ब से ब्राह्मण, रा से राजपूत, ल से लाला, साफ कर दो इनको, ये समाज में सौहार्द फैलाएंगे। और मैंने अभी बताया ना, नौकरी मांगोगे तो लाठी भाजेंगे, बिजली मांगोगे तो गोली मारेंगे, बाहरी अच्छे हैं बिहारी खराब है, योग्यता नहीं है। क्या ये पूछा नहीं जाएगा कि जो जनता सवाल पूछ रही है उनको तो आपने मजबूत किया नहीं, सशक्तिकरण किया नहीं, लेकिन हाँ बांटने का काम आप अच्छे से कर लेते हैं। अरे संविधान में आपकी आस्था है या नहीं है? संविधान में प्रदेश की सरकार को कोई अधिकार है कि वो इस तरह से जनगणना करवा सके? सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, लेकिन पूरी राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात आप याद करिए, लालू प्रसाद यादव तो यूपीए का हिस्सा थे। जब मांग उठी कि भाई आप उसे सार्वजनिक करिए कि कितने हैं पिछड़े समाज से, ओबीसी समाज से, तो पी चिदम्बरम गृह मंत्री थे, उन्होंने कहा इससे समाज बढ़ जाएगा। क्या लालू प्रसाद यादव जी ने चू करी थी तब? वो तो हिस्सा थे ना, कि नहीं हिस्सा थे? क्यों नहीं बोले वो तब? अरे यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों में हिस्सा थे। 10 साल तक इनको याद नहीं आई ओबीसी समाज की। और नरेंद्र मोदी जी ने 9.5 साल में वो कर दिखाया जो ये कभी कर ही नहीं सकते। मैं आपको एक बात और कहूं, 80 करोड़ लोगों को जब राशन पहुंचा कोविड के संकट में 3 साल तक, हमने ये नहीं देखा कि पिछड़ा है कि अगड़ा है। लालू प्रसाद यादव तो बोले थे अरे अगड़ों और पिछड़ों का चुनाव है ये बात करी थी कि उन्होंने नहीं करी थी समाज को बांटने की? अंजना जी, हमें समझना होगा देश संविधान के तहत चलेगा। देश में जहर घोलना का काम ये लोग करते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन उस जहर को पी के अमृत देना समाज को, तभी मैंने नरेंद्र मोदी जी को नीलकंठी बुलाया। और ये कितना ही कोशिश क्यों ना कर लें समाज को बांटने का, ये समाज बंटने वाला नहीं, ये देश एकजुट है और अखंड और मजबूत होगा। ठीक है, मलुक नागर जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, हम तो अंजना जी मुझे टाइम देना प्लीज, क्योंकि आप मेरा टाइम एकदम काट देंगे। मैं टाइम चाहता हूं थोड़ा सा। 68-70 सालों से पिछड़ों के और दलितों के साथ अन्याय होता रहा, और इसीलिए आपके टेलीविजन पे खबर चल रही थी एक जगह 55% है, फिर 36% हो गए। 140 करोड़ 20% कम करेंगे तो 28 करोड़ लोग होंगे। तो आपने भी आंकड़े कहीं सरकारी से उठाए होंगे, तो क्या 10 साल में 20 करोड़ लोग या 25 करोड़ लोग मर गए या उनकी कम हो गई जनसंख्या? तो कहीं ना कहीं आंकड़े गलत हैं, और इनकी जनगणना तो होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री भी पक्षधर हैं, इसीलिए वो संसद में आके कहते हैं मैंने इतने पिछड़े मंत्री बनाए, इतने दलित मंत्री बनाए। हालांकि उस डेटा पर दो बातें मैं बोल दूं मलूक जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा कि वो अलग अलग कमीशन के डेटा है और परसेंटेज है, एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं है, परसेंटेज में वो डेटा बताया हुआ है कि कितने फीसदी थे, कितने फीसदी है। ठीक है, आप अपनी बात पूरी कीजिए, अलग अलग कमीशन का डेटा है वो। मिस्टर नाग, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, तो मैं स्टैंड बताइएगा, स्टैंड पे आइएगा। स्वागत करता हूँ, अच्छा मानता हूँ, मैं बता रहा हूं साहब, मैं अच्छा मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री संसद में आके कहते हैं कि मैंने इतने पिछड़े बनाए मंत्री, इतने दलित बनाए। तो जातीय आधार पे जनगणना होनी चाहिए। और जो इनके साथ 68-70 साल कांग्रेस ने शोषण किया, वोट ले ली, सरकारें बना ली, अब इनको इनका हक मिलना शुरू हुआ है, तो जनगणना होनी चाहिए। स्टैंड सीधा सीधा साफ है एकदम। तो अब आपकी सोच तो बहुत मिल रही है इस वक्त इंडिया विपक्षी गठबंधन से, शामिल क्यों नहीं हो जाते? मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम को चिट्ठी लिखी है, अब वो आपको इतना न्योता दे रहे हैं और आपकी पार्टी शामिल ही नहीं हो रही। देखिए अंजना जी, अगर कोई बात सही होती है, हम देश पे जाके 370 जम्मू कश्मीर का हो, ये सब खड़े रह जाते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। जो सरकार की बात अच्छी होती है हम सपोर्ट करते हैं, और जब गलत होती है उसका जाके विरोध करते हैं। और जहां पिछड़ों और दलितों की बात आती है, 60% के करीब पिछड़े हैं, 20% के करीब दलित हैं। तो जहां देश का कितना बड़ा समूह हो, कांग्रेस ने 68-70 सालों में जिनका हक छीना हो, जिनको न्याय नहीं मिला हो, आज उनके न्याय मिलने की बात हो रही है। अगर उसको हम
कहते हैं तो आप कहते हैं जाकर के इंडिया के साथ खड़े हो जाइए। क्या बात है, समझ नहीं आ रही। वो बुला रहे हैं आपको मालूक जी। जो खबर दी है कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, उसमें बताया गया है सूत्रों के हवाले से कि 40 सीटें मायावती जी मांग रही हैं। हम बिल्कुल, ये भी एक बता दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगी बहस में। 40 सीटें मांग रही हैं। साफ स्टैंड है। हाँ, हमारा साफ स्टैंड है। 7 एमएलए हमारे मध्य प्रदेश में तोड़ के ले गए, डाका डाल के ले गए कांग्रेस। 6 राजस्थान में डाका डाल दिया, 3 उत्तराखंड में डाका डाल दिया। एमएलए वापस करें, माफी मांगे, जब जाके फिर कुमारी बहन मायावती से बात करें, नहीं तो वो स्टैंड ले चुकी है, वो इंडिया के साथ नहीं है। आपकी बात पे सुनील यादव जी मुस्कुराने लग गए थे कि वापस करे विधायक और फिर माफी भी मांगे। मतलब ऐसी शर्त आप रख रहे हैं कि जाना ही ना पड़े इंडिया में, ना वो करेंगे और ना आपको फिर वापस। नहीं तो इसका मतलब है कि कोई, इसका मतलब है डाका डाल के ले जाए, चोरी करके ले जाए, चोरी भी और सीना चोरी भी, और आरोप लगाएंगे कि बसपा ईडी से डरती है, बसपा कांग्रेस से उससे इनकम टैक्स से डरती है, बसपा सीबीआई से डरती है। अब तो खुद ही कहने लगे कि बसपा की तरफ से इतनी डिमांड आ रही है। काल्पनिक बात मान भी जाए तो वो बात गलत थी। इसका मतलब जो कांग्रेस अफवाह फैला रही थी। ठीक है, अब सुनील यादव जी से मैं वापस आती हूं, जाति जनगणना पर आपसे सीधा प्रश्न पूछती हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की राजनीति की काट आपको जाति जनगणना में दिखाई दे रही है 2024 के चुनाव के लिए? देखिए अंजना जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं कि कोई भी राष्ट्रवाद, हालांकि बीजेपी का राष्ट्रवाद तो दूसरे तरीके का है, हमारा आपका देश का राष्ट्रवाद दूसरा है। बीजेपी तो जो बलात्कारी है वो राष्ट्रवादी है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो राष्ट्रवादी है, दूसरे दल को शामिल हो जाए राष्ट्रवादी, वो इनका राष्ट्रवाद मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन वो राष्ट्रवाद, वो मैं ये कहता हूं कि समाजवादी 2022 में अपने घोषणा पत्र में, इनका फोन वाला ऑडियो ले लीजिए, फोन का ऑडियो ले लीजिए। आपका ऑडियो ठीक नहीं आ रहा है सुनील जी, मैं फौरन इसको ठीक कराती हूँ, फौरन ठीक करा रही हूँ। धीरेन्द्र जी देखिए, कम से कम इतना तो साफ दिखाई दे रहा है कि जाति जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी को घेरती हुई दिख रही है सफलता से। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लिखा पीएम को चिट्ठी, राहुल गांधी भी अब ओपनली बोल रहे हैं रैलियों में कि जाति जनगणना जरूरी है और आधार यही है। वो कहते हैं कि सामाजिक न्याय इसके बिना मुमकिन नहीं है। क्या एनडीए इसमें घिर रहा है? तलवार पर चढ़ा दिया, कह रहे हैं चल के दिखाइए। अंजना जी, घिरने का और नहीं घिरने का यह सवाल नहीं है। जातीय जनगणना का हमारी पार्टी, हमारे नेता ने समर्थन किया है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इनके मंशा पर भैया नीतीश कुमार जी के अभी भी मुझे शक है। ये क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, संवैधानिक तरीके से हो, लेकिन होना चाहिए। अगर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो योजनाओं को हम जातियों को चिन्हित करके उन्हीं के आधार पर बनाते हैं, उनके पास जाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो जातीय जनगणना करा रहे हैं उस पर लोगों को एक उनको सभी लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। उसका संरक्षित करके उस डाटे को कैसे वो रखेंगे। भेदभाव वो करने में पहले से ही माहिर आदमी है, उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। डेटा सार्वजनिक करेंगे कि नहीं करेंगे, इस डेटा का क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, ये भी बिहार के लोगों को बताना चाहिए। अब इनकी मंशा देखिए अंजना जी, प्रधानमंत्री भी बनने की, एक मैं उदाहरण के लिए बोलता हूँ। अब प्रधानमंत्री बनने के लिए ऐसा तो है नहीं कि अगर भारत सरकार में या इन्हें बहुत लोकसभा में सीटें नहीं मिलेंगी तो ये बिहार में ही विधानसभा को लोकसभा बना लेंगे और खुद को प्रधानमंत्री बन जाएंगे। नियम संगत तो चलना पड़ेगा। अब मैं बताता हूं कि ठीक है, विकास योजनाओं का लाभ देने में इनको दिक्कत होती है, हम लोग भी समझते हैं दिक्कत होती है, लेकिन गरीबों को सुरक्षा देने के समय में कौन सा डेटा लगता है। दलितों के लिए इन्होंने, देखिएगा कि आपको याद होगा अंजना जी की, पासवान जातियों को छोड़ करके बाकी सभी दलित परिवारों को इन्होंने महादलित बनाया। फिर से विकास की बात तो छोड़िए, आज के डेट में टारगेट किलिंग हो रही है उस जाति की। सुरक्षा देने में उनको कौन से आंकड़े लगते हैं, उसमें भी भेदभाव हो रहा है। तो इनके मंशा पर तो भैया सवाल आज भी है, कल भी है। मुझे इतना जरूर है कि अगर उनके भलाई के लिए हो तो निश्चित हो, राज्य सरकार के पास अधिकार नहीं तो केंद्र सरकार कराएगी। पूरे भारत में उन्हें भी कानून का अधिकार दिया है, कानून ने, होना चाहिए।
लेकिन इसका कहीं पॉलिटिकल टूल किट बनाने का हमको लगता है कि मंशा कहीं नीतीश कुमार जी नहीं रख रहे हो, क्योंकि खुद को ये सोशल इंजीनियर और सोशल इंजीनियरिंग में काफी दिलचस्पी लेने वाले हैं। ठीक है तो राजीव जी, इसका कहीं उल्टा प्रभाव न पड़े, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। एक सीधा प्रश्न आपसे करती हूं, जाति जनगणना के बाद क्या जेडीयू भी ये मानती है कि 50% से आरक्षण को बढ़ाया जाना चाहिए देश में? सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए, निसंदेह बढ़ाया जाना चाहिए और ईडब्ल्यूएस के बाद निसंदेह 50% की सीमा रेखा का कोई अब औचित्य नहीं रह गया है, पहली बात। कहां तक ले जाना चाहते हैं आप लोग आरक्षण को? जरूरत पड़े तो 70-80% तक भी? मैं नहीं समझता वो आरक्षण के खिलाफ ये मानस क्यों है हम सब लोगों का। मैं भी जाति से सवर्ण हूं और मैं ये मानता हूं कि गैर बराबरी है और इस गैर बराबरी की वजह से प्रतिभाओं को अवसर नहीं मिले हैं। अगर उन्हें विकसित करना है, उनके यहां भी विकास की रोशनी पहुंचानी है, तो सैद्धांतिक तौर पर हम क्या बोलते हैं ये बात तो छोड़ दीजिए। गौरव भाटिया जो तथाकथित राष्ट्रवादी हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए। वैसे इनका अतीत यही है कि ये अंग्रेजों के दोस्त थे, क्विट इंडिया मूवमेंट में अंग्रेजों की वकालत करते थे, हिंदुस्तान की आजादी के खिलाफ ये हैं, लेकिन फिर भी इनका जो तथाकथित राष्ट्रवाद है ये कहते कि ये जातीय जनगणना के खिलाफ हैं, आरक्षण के खिलाफ है। मेरी खुली चुनौती है। और ये आरक्षण के रास्ते में या जातीय जनगणना के रास्ते में जो भी रोड़े अटका रहे हो, अब तो इनके कार्यकाल में ये मौका तो इन्हें नहीं मिल पाया। अगर ये चाहते तो 2023 तक भी अगली जनगणना करा चुके होते, लेकिन इन्हें जनगणना से ज्यादा वोटों की सियासत करनी है।